हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज़। अगर आपको भी लगता है कि देश में करप्शन नहीं होना चाहिए और ये देश को अंदर से खोखला कर रहा है तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर करप्शन का मेन रीजन क्या है। क्या रीजन है कि गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बहुत सारे मेजर्स लिए गए, डिमोनेटाइजेशन तक कर दिया गया, फिर भी करप्शन जस का तस बना हुआ है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कमी आई है, बट जितना हम सोचते हैं उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। साथ में दुनिया के देशों की रैंकिंग भी आ चुकी है कि वहां पे करप्शन का क्या स्टेटस है, उसको भी जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि करप्शन का मेन रीजन क्या है और उसको पूरी तरह से कैसे खत्म किया जा सकता है, पॉसिबल है भी कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. करप्शन और ब्लैक मनी है लेकिन दिखता नहीं है। गवर्नमेंट्स हमेशा इसको रोकने का कोशिश करती है, नए नए रूल्स बनाती है, लेकिन इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है। करप्शन दुनिया से हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है। हर कोई चाहता है कि करप्शन दुनिया में ना हो। हमारे आपके बीच में सब काम साफ सुथरा होना चाहिए। कहीं भी आप ऑफिस में जाएं, आपको घूस देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका मेन रीजन क्या है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम इसको पसंद तो नहीं करने लगे हैं। हम में से ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है कि लाइफ में कभी ना कभी हम आप करप्शन को जरूर बढ़ावा देते हैं, भले ही वो हमारी सुविधा के लिए ही क्यों ना हो। डिमोनेटाइजेशन का मेन पर्पस क्या था? लोगों को करप्शन से दूर ले जाना, करप्शन खत्म करना और ब्लैक मनी को सिस्टम में ले आना। लेकिन फिर भी वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ जितना हम सोचते थे। इसका फायदा जरूर मिला है। बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग पे रोक लगी है और बहुत सारे ऐसे अकाउंट निकल के आए हैं जिनको गवर्नमेंट बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। लेकिन फिर भी करप्शन जस का तस है। जो लोग पहले पैसे बना रहे थे वो आज की डेट में भी पैसे बना रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि उनके पास रास्ते बंद नहीं किए गए हैं। रास्ते अभी भी हैं जिससे कि उनको पैसा आना अभी तक बंद नहीं हुआ है। और एक नेचुरल मेंटालिटी है, अगर आपको पैसे नेचुरली आएंगे तो आप उसको मना नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन को इनकैश करने में विश्वास करते हैं कि अगर उनको फंडिंग मिल रही है तो वो क्यों ना ले। और कहीं ना कहीं हमारा और आपका भी इसमें इनडायरेक्ट सपोर्ट भी रहता है, क्योंकि हम उसी करप्शन का विरोध करते हैं जो या तो हमारे लेवल पे किया जाए या हमारे नीचे लेवल पे किया जाए। अगर हमसे बड़ा लेवल वाला कोई करप्शन करता है तो हम उसको पूजते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स करप्शन करके अपनी बहुत बड़ी पूंजी बना के बैठे हुए हैं और आज हम उनको बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। वो भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से करप्शन को बढ़ावा देने का हमारा सपोर्ट भी है। करप्शन का कुछ बेसिक रीजन भी समझ लेते हैं। इंडिया जैसे देश में जहां रिसोर्सेज इतने कम है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हर जगह आपको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की क्राइसिस तो रहेगी ही। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो करप्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नीडी करप्शन एंड अनदर इज ग्रीडी करप्शन। अब ये नीडी और ग्रीडी का क्या खेल है, इसको भी थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। जब भी कभी रिसोर्सेस कम रहेंगे और उसको चाहने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी, नीडी करप्शन हमेशा फलता फूलता रहेगा। नीडी करप्शन आपको हर उस जगह देखने को मिलेगा जहां सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस तरह के नीडी करप्शन में इजिली इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि उसमें उसका खुद का फायदा हो रहा होता है। सपोज आप सरकारी ऑफिस में कोई काम करवाने जाते हैं और कुछ पैसे दे देने से आपका काम फास्ट हो जाता है, तो आपको पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आप फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे वो चलती ट्रेन में सीट मिलने वाली बात हो या डे टू डे आपको कोई सरकारी काम निकलवाना हो। ये ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है जिसमें हर एक के रेट फिक्स होते हैं। आप उतना पैसा दीजिए, आपका काम प्रायोरिटी पे हो जाएगा। अगला आता है ग्रीडी करप्शन। ग्रीडी करप्शन हमेशा बड़े लेवल पे पाया जाता है, फिर वो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई डील हो। और वो ऐसी सिचुएशन में फूलता फलता है जहां करप्शन में इन्वॉल्व दोनों पार्टियों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा होता है। करप्शन हमारे आसपास हो रहा होता है जिसको हम जानबूझ के कभी कभी इग्नोर कर दिया करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। ऐसे में गवर्नमेंट कितने भी एफर्ट दे ले, जब तक वहां की लोकल पॉपुलेशन का उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, करप्शन को कम करना या कहे खत्म करना इम्पॉसिबल लगने वाली चीज है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है जो दुनिया के लगभग सभी देशों में अपने सर्वे करवाती है और उसके बाद वहां के करप्शन लेवल के हिसाब से उनको एक रैंक देती है, जिसके लिए मार्क्स भी मिलते हैं, जिसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स या सीपीआई कहा जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये भ्रष्टाचार सूचकांक के नाम से जाना जाता है। अभी रिसेंटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने
CPI इंडेक्स जारी किए हैं जिसमें दुनिया के 180 देशों की रैंकिंग की गई है। एजेंसी दुनिया के देशों को करप्शन इंडेक्स के हिसाब से 100 मार्क्स तक देती है। 0 मार्क्स का मतलब है सबसे ज्यादा या मोस्ट करप्ट कंट्री और 100 मार्क्स का मतलब है मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री। दुनिया में गवर्नमेंट्स लगभग सभी देशों में करप्शन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। 2014 से 2022 की बात करें तो इंडिया के नंबर्स में 2 अंक की बढ़ोतरी हुई है। इंडिया के मार्क्स 38 नंबर से 40 नंबर पर पहुंच गए हैं। आज की डेट में इंडिया 40 नंबर के साथ 50वें स्थान पर है। अगर हम इंडिया के बेस्ट स्कोर की बात करें तो 1995 में इंडिया को 35वीं रैंक मिली थी। सबसे बेकार रैंकिंग 2011 में मिली जिसमें भारत की रैंक थी 95th। अब हम आपको दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज के बारे में बता देते हैं जो आज की डेट में सबसे ज्यादा करप्शन फ्री है। सबसे पहली रैंक पे आता है डेनमार्क जिसको 100 नंबर में 90 नंबर मिले हैं और पहली रैंक है। फिनलैंड 87 नंबर के साथ दूसरी रैंक पे। न्यूजीलैंड को 3rd रैंक दी गई है। नॉर्वे 84 मार्क्स के साथ 4थे नंबर पे है। सिंगापुर 83 मार्क्स के साथ 5वें नंबर पे। स्वीडन 83 मार्क्स 6th रैंक। स्विट्जरलैंड 82 मार्क्स 7th रैंक। नीदरलैंड 80 मार्क्स 8th रैंक और जर्मनी की 79 मार्क्स के साथ 9th रैंक है। और 10वें नंबर पे आता है आयरलैंड जिसको 77 मार्क्स मिले हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को 40 मार्क्स मिले हैं जैसा मैंने पहले बताया और इंडिया की रैंक 85th है। अब थोड़ा हम अपने पड़ोसी देशों पे भी एक नजर डाल देते हैं। चाइना को 45 मार्क्स मिले हैं। पाकिस्तान 27 मार्क्स के साथ 140th रैंक पे है और बांग्लादेश ओनली 25 मार्क्स के साथ 146 रैंक पे है। अगर हम कुछ यूरोपियन देशों को छोड़ दें तो ज्यादातर देश आज की डेट में भी करप्शन से फाइट ही करते नजर आ रहे हैं। एक्चुअली हमारी एक आदत और है कि हम जल्दी करप्शन केसेस को भूल जाया करते हैं। तो मैं आपको याद दिला देता हूं जो इंडिया के आज तक के सबसे बड़े करप्शन हुए हैं जिनकी वजह से देश को हजारों करोड़ का लॉस हुआ है। पहला केस अगस्ता वेस्टलैंड 2013 में 3600 करोड़ रुपए से 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने से जिसमें 250 करोड़ रुपए पॉलिटिशियंस और मिडिलमैन को घूस में दिए गए। अगला नंबर विजय माल्या 2016 इंडिया की बड़ी बैंक्स को 9000 करोड़ का चूना। अगला केस हर्षद मेहता 1992 10,000 करोड़ का चूना स्टॉक मैनिपुलेशन करता था। अनफॉर्चुनेटली 47 ईयर की एज में उसकी हार्ट अटैक से 2001 में डेथ हो गई। अगला केस बोफोर्स स्कैम 64 करोड़ रुपए पॉलिटिशियन और डिफेंस ऑफिशियल्स को दिए गए जिसमें 155 बोफोर्स तोपें खरीद दी जानी थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 2004 में सारे केसेस को क्वैश कर दिया। कोलगेट स्कैम 1.856 लाख करोड़। कैग के हिसाब से देश को इतना लॉस हुआ। 194 कोल ब्लॉक का लोकेशन होना था जिसमें कोल मिनिस्ट्री के कुछ सेक्रेटरीज भी इन्वॉल्व थे। इतना ह्यूज लॉस और सेक्रेटरीज को सजा मिली 3 साल जेल और 50,000 रुपए जुर्माना। अगला नंबर अब्दुल करीम तेलगी 20,000 करोड़ का चूना फेक स्टैंप सेलर बनाए जिन्होंने स्टैंप बेचा बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और स्टॉक ब्रोकर फर्म्स को। अगला नंबर 2G स्पेक्ट्रम 1.76 लाख करोड़। कैग ने कहा इतना लॉस देश को झेलना पड़ा। एलोकेशन होना था 2G स्पेक्ट्रम का। फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस कैंसिल किए जो 2008 में लॉट हुए थे। 2017 में दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने इसके जो मेन कल्प्रिट थे ए राजा और एम कनिमोजी उनको इसलिए बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। और मार्च 2018 में ईडी और सीबीआई ने उस जजमेंट के अगेंस्ट में फिर से अपील कर रखी है। सत्यम कंप्यूटर स्कैम 14,162 करोड़। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को फेक तरीके से बहुत बढ़िया दिखाया गया। इसमें हैदराबाद कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। अगला केस कॉमनवेल्थ स्कैम 2010 70,000 करोड़ का चूना। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड 18,356 करोड़। नीरव मोदी ने पीएनबी को चूना लगाया। कर्नाटका माइनिंग स्कैंडल 16,085 करोड़ बाई रेड्डी ब्रदर्स। ये सारे केसेस में देश को लाखों करोड़ रुपए का चूना लगा है। अगर हमारे देश को करप्शन से इतना ही ज्यादा नुकसान है तो उसको रोकने के क्या तरीके हैं उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज टेक्नोलॉजी का यूज। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे सिस्टम में उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। अगला इफेक्टिव तरीका हो सकता है डिमोनेटाइजेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। आज की डेट में क्यूआर कोड गांव के छोटी छोटी दुकानों पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हर जगह आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट अगर इतना डीप रूटेड हो चुका है तो अगर हम एक बार डिमोनेटाइजेशन करें और सारी करेंसी को मार्केट से आउट कर दिया जाए तो भी करप्शन पे बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल पाया जा सकता है। अभी इसका एक ड्रॉबैक भी है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में फंस के अपना बहुत सारा लॉस कर जाते हैं। उसके लिए हमें एक इफेक्टिव तरीका ढूंढना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा और हमारी डिजिटल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरा इफेक्टिव तरीका है पनिशमेंट टू सेट एग्जाम्पल्स। मतलब करप्शन केस में फंसे हुए लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे बाकी को क्लियर कट मैसेज चला जाए कि अगर आप करप्शन करते हैं तो आपका करियर और आपकी लाइफ
हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आखिरी और सबसे इफेक्टिव तरीका है लोगों में मोरल वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करना, जो कि उनके स्कूलिंग के टाइम में ही की जा सकती है। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कितने भी रूल बना ले, कितने भी पनिशमेंट दे ले, जब तक हम और आप मिलके इस बुराई के अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे और लड़ने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहेंगे, करप्शन पे इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल नहीं पाया जा सकेगा। सेवक साधु लर्निंग न्यूज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और देखते रहें सेवक साधु लर्निंग न्यूज हर शनिवार रात 8:30 बजे। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.